लोग ऐसे स्टार्ट कर। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का था। तो मेरा तो यही रहता है कि जब हम सब कुछ जानते हों तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, नहीं जानते हैं तो नहीं सॉल्व करें। तो जो लोग बैच में हैं उन लोग को जब तक सिखा ना लेता तो हम सॉल्व नहीं करते। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, जो इसमें तुमको एवरेज रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जो है वो तुमको निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो हमको पहले क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू से डायरेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकल सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है उसको टोटल रेवेन्यू में चेंज कर दिए, क्योंकि ए आर को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद जो है उसको जो आया वो टोटल रेवेन्यू आ गया 10Q प्लस 5Q स्क्वायर माइनस QQ। फिर उससे मार्जिनल रेवेन्यू निकाले, है ना। अब वो बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू, अब ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मेरा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो उसको कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी मतलब मैक्सिमा या मिनिमा यही जानने को बोल रहा है। अगर मेरा जो है दिया हुआ है, अगर ऐसा आ रहा है तो ये नीचे से देख रहे हैं तो कॉनकेव है ना, केव ऐसा दिख रहा है। और यहाँ से जो है ऐसा आ रहा सर है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? स्क्रीन तो दिख रहा है, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। तो वो, और जो है तुम्हारा क्या कहते हैं मिनिमा जो है ना। तो उसको अगर नीचे से एक्स एक्सिस से देखेंगे हम लोग इस साइड से, तो हमको जो है वो कॉन्वेक्स दिख रहा है। तो इसी में हम लोग जो है उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो निकालते हैं, है ना। तो एम आर जो फंक्शन आया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो डी एम आर बाई डी क्यू करेंगे इसको तो 10 - 6Q आएगा, ठीक है। और डी टू एम आर बाई डी क्यू स्क्वायर करेंगे तो -6, तो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, ये मैक्सिमा का कंडीशन है। मैक्सिमा मतलब मेरा इस टाइप का कंडीशन है। अब उसको नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कॉनकेव होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? इसको देखना था जो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें था कि हम लोग को कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक है। तो हमारे पास z = log x। अब इसको हम जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएट, है ना, मैक्सिमाइजेशन करना है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। तो पहला काम तो हमको dz/dx करेंगे ही। तो उसको करेंगे तो 1/x आएगा। अब ये 1/x को हम लिखते हैं 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको 0 के बराबर जहां रख रहे हैं और उससे x का वैल्यू निकालेंगे। अब इससे अब बताओ कि कौन सा x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि x तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद ही 0 हो जा रहा है। तो x का कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग कोई यूनिक वैल्यू ऑफ x मिल ही नहीं रहा है। तो जब इसी का नहीं मिल रहा है, लॉग ही का नहीं मिल रहा है, तो जब ये x 1 से बड़ा है छोटा है 1 और 2 के बीच में किसी का भी है कोई सॉल्यूशन। सो ABC, ना इसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना इसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना इसका सॉल्यूशन, किसी का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है इसका जो है आंसर जो होगा तुम्हारा ABC हैज नो सॉल्यूशन। तो वही है। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसके लिए हम लोगों को जानना था होमोजेनस फंक्शन। होमोजेनस फंक्शन बताओ क्या होता है, कैसे जानेंगे कोई फंक्शन होमोजेनस है या नहीं है, तुम लोग को बताएं। हाउ? सर लैम्डा से fx y को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर लैम्डा नहीं बचता है अंदर फंक्शन में, इसका मतलब वो होमोजेनस है, और जो लैम्डा बाहर निकला उसका जो पावर रहता है वो उसका डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कहने का मतलब सिंपल यही है कि अगर ये हम लोग इसको अगर डिफाइन करें तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर f के अंदर में जो है लैम्डा x से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दे, x से y को लैम्डा से निकल कर दे, और लैम्डा आसानी से बाहर आ जाए बिना कोई तकलीफ के बाहर आ गया, है ना, अंदर में रुका नहीं रह जाए, तो बाहर आ गया और उसके बाद फंक्शन बच जाता है। तो जो लैम्डा का जो पावर होगा वो उसका जो है तुम्हारा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है, ठीक है। तो
यही है। और होमोथेटिक फंक्शन क्या होता है? सर अगर डेल एफ बाय डेल जी करते हैं तो वो मोर देन जीरो आना चाहिए, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ होमोजेनस फंक्शन, हाँ तब वो होमोथेटिक फंक्शन होता है। हाँ, तो इसके लिए हमको क्या है कि अगर होमोथेटिक होगा तो वो होमोजेनस फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब अगर जी एक्स जो अंदर में हम फंक्शन डालें जी एक्स वाई, अगर ये होमोजेनस फंक्शन है तो वो अंदर जो बात बाहर वाला जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब कि डेल एफ को डेल जी से करेंगे, है ना, मतलब फंक्शन एफ को जी के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हमको है ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, और जी एक्स वाई को तो होमोजेनस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है मेरा फुलफिल हो रहा है, तो हमारा जो है इसको होमोथेटिक फंक्शन। होमोजेनस फंक्शन, होमोथेटिक फंक्शन जो है वो होमोजेनस होता है, लेकिन कि होमोजेनस फंक्शन होमोथेटिक होता है ऐसा वाला बताया थे, वो उसका क्या है बताओ? सर पढ़े थे कि सारा होमोथेटिक फंक्शन होमोजेनस फंक्शन होता है, पर हाँ, सारे होमोजेनस फंक्शन होमोथेटिक नहीं होता। अच्छा, मतलब हम लोग पढ़े थे कि ऑल होमोजेनस फंक्शन आर होमोथेटिक, कि ऑल होमोथेटिक फंक्शन आर होमोथेटिक। सर ऑल होमोथेटिक फंक्शंस आर होमोजेनस, बट ऑल होमोजेनस फंक्शंस आर नॉट होमोथेटिक। अच्छा, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसको, वो सब हम लोग देखेंगे, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंड करना। तो ये हो गया। तो अब जो है हम लोग इसको जो है आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? पहला, Q इज ए होमोजेनस फंक्शन। तो Q दिया हुआ है ए एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा। तो एक्स और वाई दोनों को जो है हम लोग अंदर में लैम्डा से मल्टीप्लाई किए, और दोनों में किए तो ए लैम्डा अल्फा एक्स अल्फा लैम्डा बीटा वाई बीटा आ गया, और ए लैम्डा अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा। तो लैम्डा जो है इजिली हम लोग का बाहर निकल, और बाकी जो क्यू रह गया। तो अब जो है ये अगर लैम्डा निकल गया बिना कोई प्रॉब्लम के, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा अल्फा प्लस बीटा जो बाहर निकल गया, तो ये इसका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है वो अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है। अब तो ये पहला वाला तो ये राइट हो गया, होमोजेनस फंक्शन बिना कोई दिक्कत के हम लोग लैम्डा जो है बाहर निकाल। दूसरा बोल रहा है कि एच इज होमोथेटिक फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, तो हाँ ठीक है, ऑल, ये भी है कि ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा के लिए होगा। ठीक है। तो अभी, अब इसमें अल्फा बीटा का कोई भी वैल्यू डालो, अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन, तो उसमें भी होमोजेनस होगा। फिर दूसरा टू डाल दो तो उसके में भी होगा, कि कुछ भी वैल्यू डालो तो उतना डिग्री का होमोजेनिटी हो जाएगा जुड़ के। अब ये जो दूसरा फंक्शन है एच इज इक्वल टू ई क्यू, अब इसको बोल रहे हैं क्या कि ये होमोथेटिक फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है। अब ये होमोथेटिक है कि नहीं? तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, दिस इज दिस आई वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो क्यू से करेंगे तो जैसा ई टू द पावर क्यू है, तो इसमें भी ई टू द पावर क्यू ही आ जाए, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, कोई दूसरा चेंज नहीं हुआ। और हमको पता है कि एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा कैसा है, वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, वो यहाँ से ऐसा बढ़ना है मेरा ई टू द पावर एक्स। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो पहला चीज तो डी यू बाई डी क्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो। तो होमोथेटिक का जो पहला कंडीशन है कि जो है उसको मोनोटोनिक इंक्रीज होना चाहिए, तो वो इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा बोल रहा है क्या कि हमारा जो है यहाँ पर तो ये किए हैं कि क्यू जो है, मतलब जो क्यू है इसको जो है होमोजेनस में, जो कि हम अभी प्रूव किए हैं ऊपर में, इसका मतलब है कि बी वाला भी राइट है। ठीक है। Q इज ए होमोजेनस फंक्शन ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी बीटा कोई भी डालो डिग्री बदलेगा,
लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल इसी के लिए होगा और दूसरा के लिए नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, प्रॉपर्टीज से ही जा रहा है। और एच इज नॉट ए होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, अब डी को देख रहे हैं कि एच होमोजेनस है कि नहीं। तो अब एच में जो है हम लोग अल्फा बीटा लगाते हैं जहां पर क्यू में, तो जहां एक्स वाई है, तो जहां एक्स वाई है वहां अल्फा बीटा अल्फा लगाए, तो ये बाहर निकल के, जो कि यहाँ सॉल्व किए थे तो इसको नहीं सॉल्व कर रहे, सेम बाहर आ गए। लेकिन ई टू दी पावर लैम्डा, तो ई के पावर में लैम्डा अल्फा प्लस बीटा आया, ये तो नीचे नहीं होता, इसको तो ई के बगल में यहाँ आना चाहिए था, मतलब इसको आना चाहिए था क्या, कि लैम्डा अल्फा प्लस बीटा, अब उसके बाद ई टू दी पावर क्यू रहता, तो ऐसे रूप में आ जाता, तो ये होता तुम्हारा होमोजेनस फंक्शन। बट ऐसा रूप में नहीं आया है, इसका मतलब है कि होमोजेनस नहीं है। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये वाला जो है तुम्हारा एच इज नॉट, तो ये राइट है। और क्यू इज नॉट, क्योंकि फर्स्ट में क्यू को होमोजेनस कर दिया, तो लास्ट में कैसे बोलेंगे कि नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। तो मेरा ए बी डी है ना, ऐसा ही कुछ होगा आंसर टू ए बी डी, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनस फंक्शन से ये वाला क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनस फंक्शन क्या है बताओ। तीन प्रॉपर्टी बताया था तुम लोग को। सर एवरेज और मार्जिनल 1 डिग्री कम होता है होमोजेनस फंक्शन का, और यूलर्स थ्योरम, ये फंक्शन होमोजेनस फंक्शन अगर डिग्री n है तो वो यूलर्स थ्योरम में हम उसको दिखा सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी होता है कि एफ एक्स वाई अगर होमोजेनस फंक्शन है डिग्री n का, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n जी पावर में y बाय x। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि वही कि होमोजेनस फंक्शन डिग्री n का है, तो कैन बी एक्सप्रेस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n जी वाई बाई एक्स, और एफ एक्स वाई वाई टू दी पावर n जी एक्स बाई वाई। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर होमोजेनस n डिग्री का होगा, तो मार्जिनल और एवरेज उससे एक कम n-1 डिग्री का होगा। और तीसरा है कि होमोजेनस फंक्शन जो है यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब कहने का मतलब है एक्स डेल, मतलब अगर जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, होमोजेनस ऑफ डिग्री एन, तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड होता है। ठीक है, जहां पर एन जो है वो डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। ये प्रॉपर्टीज अगर हमको याद है, तो फिर ये प्रॉब्लम बन सकता है। इसमें बोल रहा है कि द मार्जिनल प्रोडक्ट, सपोज प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाई क्यू ए एल इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री वन, तो इसका डिग्री वन है, एन इज इक्वल टू वन है। ठीक है, तो कंसीडर, तो यहाँ पर आप लिख लो सकते हो कि एन इज इक्वल टू वन। तो कंसीडर द फॉलोइंग, द मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर ऑफ डिग्री वन। तो अब ये तो डिग्री वन का हो नहीं सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर होमोजेनस फंक्शन जो है तुम्हारा खुद का डिग्री वन है, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और लेबर है ना, वो तो 1 डिग्री कम होगा। तो ये वाला रॉन्ग हो गया हमारा उसी से। फिर सेकेंड ऑर्डर क्रॉस मार्जिनल, तो ये तो डेल टू क्यू बाई डेल एल डेल के, और डेल क्यू स्क्वायर बाई डेल के डेल एल, तो ये बताते थे कि हमको पहले ही बताते हैं कि बाई यंग्स थ्योरम ये हमेशा सही होता है ना, दिस इज तो यंग्स बाई यंग्स थ्योरम, दिस इज राइट। तो ये तो करेक्ट है। यूलर्स थ्योरम अभी तुमको बताए थे, तो वहां पर क्या था कि हम लोग जो बताए थे वो था तुम्हारा डेल क्यू बाई, हम लोग जो बात कर रहे थे वो डेल जेड बाई तुम्हारा डेल एक्स था, है ना, इंटू एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू वाई, दैट विल बी इक्वल्स टू एन जेड, ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर एन इजिकल टू वन है, तो वहां पर तो क्या हो जाएगा, तो वन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सेम है, तो इसको जो वन आ गया तो ये वाला भी सही है। यूलर्स थ्योरम में बोल रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो बट ठीक है, यहाँ पर क्यों है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर एन तो क्या हो गया, उसका जो हमारा जीरो हो जाएगा, है ना, एन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एन इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा। तो ये भी राइट है। ठीक है, तो दैट, इसका मतलब है कि बी सी डी मेरा जो है राइट आंसर है, जो कि आंसर 4। अब ये होमोजेनस का डिग्री का दिया हुआ था,
ये क्वेश्चन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि क्या पूछ दिया क्या नहीं पूछ दिया है ना, कि एफ डैश 2/3 4, एफ डैश 4/6 12, है ना, बहुत क्लियर नहीं दिया था। ठीक है, और ऐसा चूंकि हम लोग बनाते भी नहीं थे जनरली, तो इसलिए दिक्कत हुआ था। तो कोई बात नहीं अभी। लेकिन इसमें होमोजेनियस फंक्शन को हम लिखते कैसे, ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री 2 है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या हुआ कि लैम्डा जो निकलना चाहिए हमको, उसका पावर 2 है। ठीक है, और वो पावर 2 कब हुआ कि जब एक्स और वाई दोनों का पावर 2 होगा, अगर हम लोग इन जनरल का बात करें। तो इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई के फॉर्म में किया, और इसको हम लैम्डा लगा के देखते हैं, और लैम्डा स्क्वायर निकला भी, है ना। हम सब इसको लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया जो सेम है। अब ये लैम्डा 2 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया। अब ये जो आ गया तो ये है सेकेंड डिग्री, तो ये तो बोला पड़ा ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये सही में जो है, जो मेरा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 ऐसे लिख सकता है। तो ये बात इसको प्रूव कर रहा है। अब इसको क्या कर रहा है कि अब यहाँ दिया हुआ है एफ डैश 2 3 और एफ डैश 4 6, तो दो तरीका से, अब चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो दो तरीका से निकालेंगे। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग ऐसो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो 2a x आएगा, और वाई वाला तो जीरो हो जाएगा, तो 2a x है। उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2b y आएगा। अब क्या बोल रहा है कि एफ डैश 2 3 इज इक्वल टू 4, एफ डैश 2 3 इक्वल टू 4। तो हम लोगों को यहाँ पे आया है 2a x, तो यहाँ पर हम लोग 2a x लिख देंगे उसके जगह पे। अब ये जो 2 है ना, 2 3 इज इक्वल टू 4, तो 2a x इज इक्वल टू 4 लिखिए। अब यहाँ पर x का जगह पे दिया हुआ है कितना, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा x के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 4। इसलिए a का वैल्यू हम लोग 1 निकालें। उसी तरह सेम यहाँ जो है 4 6 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो ये 2bi इज इक्वल टू 12 करेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू हमको निकालना है, y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 6, 4 6 है, तो पीछे वाला y का जो हम लोगों के लिखा रहता है एफ एक्स वाई ऐसे लिखा रहता है, तो पीछे वाला y का वैल्यू, तो यहाँ y का वैल्यू 6 डाले तो 12, b इज इक्वल टू 12, तो b का भी वैल्यू 1 आ गया। तो मेरा a और b का वैल्यू दोनों 1 आ गया। अब हमको करना क्या है कि फंक्शन का वैल्यू निकालना है जो 6 9, जो x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 9। तो हम लोग लिख देते हैं एफ 6 9 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, यही मान के चले थे, तो हमको ये सब रिजल्ट आया। तो अब यहाँ a का वैल्यू के जगह पे 1 लिखेंगे, x के वैल्यू के जगह 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 1, b का वैल्यू के जगह 1 और y का के जगह पर 9 का स्क्वायर। इसको जो है वैल्यू निकालेंगे तो 117 आएगा, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें था कि आप जानते हैं तो सही बात है, और नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, क्या कर सकते। तो लेकिन इसको सॉल्व ऐसे हो, अब अगर आ जाए, मान लीजिए उस समय पहली बार आया था, इस बार अब आ जाए तो अब गलती नहीं करें। अब यहाँ पे दूसरी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। ठीक है, तो अब कितना भी मेरे पास क्लोज सेट होगा, क्लोज सेट में क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज सेट एंड ओपन सेट। क्लोज सेट और ओपन सेट में क्या अंतर है। सर क्लोज सेट में जो लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लोज सेट में जोर से बोलिए आप, थोड़ा आप माइक के नजदीक आ। क्लोज सेट में सर क्लोज सेट में एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब लोअर और अपर एक्सट्रीम वैल्यूज को लेते हैं, और ठीक है, ओपन में नहीं लेते, और वो सर्कुलर ब्रैकेट में होता है। हाँ, तो कहने का क्लोज सेट में क्या है कि अगर मेरा ए और बी को ले रहे हैं, तो अगर हम ए और बी का वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो वो क्लोज सेट। अगर ए और बी को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू को लेते हैं तो वो ओपन सेट। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई भी क्लोज सेट उसका यूनियन क्लोज सेट करेंगे, तो मतलब ए और बी पॉइंट है। ठीक है, और अगर मान लो कोई पी और सी पॉइंट है, ठीक है, तो ये से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, अगर इसको हम लोग सबको ले रहे हैं तो इसमें ए इंक्लूडेड है, और इसको यूनियन करेंगे तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका हमेशा जो है क्लोज सेट है। अगर क्लोज सेट का यूनियन क्लोज सेट के साथ कितना भी बार किया जाए तो हमेशा क्लोज सेट आएगा, तो ये तो ठीक बात है, दिस इज द राइट।
द एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट बट नॉट ए क्लोज सेट। अब यहां पर क्या है कि लगता है कि एम्प्टी सेट क्लोज सेट है कि ओपन सेट है। एम्प्टी सेट में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो जो कुछ भी है ना, तो वहां पर उसका बाउंड्री बना रहा है वो, ठीक है। उसका बाउंड्री में कोई जो एलिमेंट नहीं है तो बाउंड्री को भी इंक्लूड किया है, तो इसके हिसाब से वो क्लोज सेट हो गया। और जब उसका बाउंड्री, जब उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब है कि वो बाउंड्री को नहीं भी इंक्लूड किया, वो तो कुछ है ही नहीं। तो इस हिसाब से देखोगे तो बोलोगे कि यहाँ तो ये भी सही है। तो दोनों ही बात सही लग रही है, तो इसीलिए देन एम्प्टी सेट इज बोथ ओपन एंड, ठीक है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। दोनों ही होता है, ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। तो एम्प्टी सेट जो है वो बोथ ओपन एंड क्लोज। तो एम्प्टी सेट जो है, मान लो मेरा एम्प्टी सेट है, ये मेरा जो है क्लोज भी है और ओपन भी, दोनों। एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन। अब ये बोल रहा है इनफाइनाइट सेट, है ना। तो इनफाइनाइट सेट मतलब कि जिसमें कोई एलिमेंट हमको पता नहीं कहाँ तक, हमको नहीं मालूम, है ना। तो ये जैसे इसमें बताए कि इसमें जो है इनफाइनाइट सेट होता है जिसका हम नंबर नहीं जान सकते, लेकिन मान सकते हैं कोई एक नंबर जहां पर यहां तक तो ये भी जो है तुम्हारा जो है ओपन सेट भी हो सकता है, क्लोज सेट भी हो सकता है। तो एवरी नहीं हो सकता, जहां पर बोलता है कि हर एक इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट, अगर बोल सकते थे तो हम वो मान सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये रॉन्ग। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब इंटरसेक्शन करेंगे, जो ओपन है ना, तो ओपन है तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ओपन ही मिलेगा, क्लोज तो कभी मिलेगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है उसको पूछ रहा है। तो कॉमन तो बीच वाला एलिमेंट है, कॉर्नर वाला एलिमेंट तो कॉमन किसी में नहीं है। तो इसीलिए जो है ये भी राइट है। तो तुम्हारा ए एंड डी राइट है इसका, ठीक है। तो 3 ए एंड डी राइट। फिर इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन पे आया था हमारा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो सीधा मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमारा यहाँ पर दे रहा है कि ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम और ए और बी को मल्टीप्लाई किए, ए और बी को मल्टीप्लाई किए और सेम वैल्यू, ठीक है। करना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि अगर ये हमको देखना है कि इसका जो मैट्रिक्स का जो है, हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो 3 × 2 का है और 2 × 1 का है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है बीच वाला, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो नहीं होगा। तो ये सेम है 2 × 2, इसलिए हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। तो मिलेगा मेरा वो क्या, 3 × 1 मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 5 से करेंगे, फिर प्लस 3 को 9 से करेंगे, फिर 2 को 5 से करेंगे, फिर 8 को 9 से करेंगे, फिर 4 को 5 से करेंगे, और फिर 0 को 9 से करेंगे। ऐसे हम लोग ऐसे तुम्हारा करके इसको लेके आए, और इन सबको जोड़े तो मेरा 32, 82, 20 आया। तो पहला वाला तो राइट हो गया, ठीक है। अब बी ए क्या हो सकता है, ए बी ए, बी ए इज गिवन बाय, तो क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये 2 × 1 मैट्रिक्स है, ये 3 × 2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर 1 और 3 मैच ही नहीं कर रहा है, नॉट सेम। इसका मतलब बी ए मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता है। तो बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। जब डिफाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकता तो उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये नहीं हुआ। फिर ए बी इज नॉट, ए बी तो हम लोग अभी डिफाइंड किया, तो ए बी इज नॉट डिफाइंड, तो ये भी गलती हो गई। फिर देखो बी ए इज नॉट डिफाइंड, एकदम सही बात है, तो इसलिए सही बात है। और ए ट्रांसपोर्ट बी इज डिफाइंड। अब देखते हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा कि रो कॉलम बदल जाएगा। तो ए मेरा 1 3 8 2 8 4 0 है, तो ये बदल के क्या हो जाएगा 1 2 4 और 3 8 0। ये 2 × 3 मैट्रिक्स है, ये 5 × 9 जो है ये 2 × 1 मार्क्स है। 3 और 2 जो है मैच नहीं कर रहा, नॉट सेम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, सो नॉट डिफाइंड। तो ये भी नहीं डिफाइंड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और तुम्हारा जो है ई। तो ए एंड डी इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो बेसिक तो मल्टीप्लिकेशन तो तुमको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद
ये देखो इसमें बोल रहा है क्या, ट्रांसपोज, इसमें मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में बदल दिए, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2304, है ना। ए ट्रांसपोज बी, अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज 2034 आया, और इसमें जो है बी का वैल्यू जो है 2015। तो अब ये क्या करेंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू को वन से फिर जीरो को वन से करेंगे, है ना। फिर टू को जीरो से करेंगे, फिर टू को फाइव से करेंगे, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर थ्री को टू से करेंगे, फोर को वन से करेंगे, फिर थ्री को जीरो से करेंगे, फिर फोर को फाइव से करेंगे। ये ऐसे करके मिलेगा हमको, 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 4 10 0 20 आ रहा है। तो ये वाला सही बोल रहा है। अब बोल रहा है क्या, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये तो मेरा करेक्ट हो गया। अब देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ए प्लस बी को जोड़ो। ठीक है, तो ए प्लस बी को तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, बताओ, व्हाट विल बी द ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 2 + 2 फोर 4, थ्री वन नाइन 4319। ठीक है, 4319, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सही है सर। 4319। तो ये क्या हो गया, सही है। ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्ट, तो इसमें था कि हम निकाल दिए, यहाँ पे हमको निकालना नहीं चाहिए था। यहाँ क्यों पूछे जी कि ए ट्रांसपोज बी का वैल्यू तुमको जो है यहाँ पर ये आ गया, तो ये तो हम यहाँ क्या बोल रहे थे कि अगर हम ये ए ट्रांसपोज बी का वैल्यू जो है वो निकाले 4 10 0 20, और वो सही हो गया है, तो ये वाला तो गलत ही होगा ना। तो हम ये दोनों क्यों करें, वाई वी सॉल्व दिस टू, ये समय का बर्बादी है। और ये वाला क्वेश्चन तो लेंदी आया था, तो यहाँ पर यही समय बचाने के लिए था कि इसको हम बनाते ही नहीं। ये हम बना दिए तुमको, तुम बनाते ही नहीं। हम इसी को देखते और इसका अपोजिट ये वाला करके और चले जाते, तो 3 आंसर होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक जो था वो तुम्हारा था आइगन वैल्यू निकालने के लिए, आइगन वैल्यू जो भी बोलो। ठीक है, इसको निकालने का था मैट्रिक्स में। ठीक है, तो उसमें हम लोग आइगन वैल्यू में क्या होता है कि 3 चीज को हम लोग को जानना चाहते हैं। एक पूरा था तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो अगर कोई ए मेरा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, तो वो 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। और लैम्डा कोई अननोन जो है वैल्यू है, जो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, है ना, इस फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स को, इसको हम एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर दिए, तुम लोग जानते हो। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो भी आया, उसके बाद क्या मतलब क्या कि ए और लैम्डा जो है हमारा, उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है लैम्डा को आई से, है ना। और लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई करना है, और आई क्या है, सेम जो ऑर्डर का तुम्हारा जो है, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 1, वो 2 by 2 का था, तो 2 by 2 का ये भी हो, तो ये लैम्डा होगा। और लैम्डा से मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस करके हम लोग जो ये फाइनल ये रिजल्ट लेगा। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ऐसे बन। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि उस जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उस जो कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारा मैट्रिक्स का जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाए, है ना, उसको इक्वल टू जीरो कर दे। इक्वेशन के लिए हमको चाहिए इक्वल टू साइन, है ना, या इन इक्वालिटी, और तो इन इक्वेशन बोलते हैं जिसमें इन इक्वालिटी होता है, और इक्वेशन के लिए हमेशा इक्वल टू साइन हम चाहिए। तो इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम लोग लेके आए। और इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जो हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, है ना, वही जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाता है, आइजेन वैल्यू कहलाता है, या लैटेंट वैल्यू कहलाता है ऑफ ए। ठीक है, तो यही काम तुमको दिया था। तो ये ए तुमको जो है मैट्रिक्स दिया हुआ था।
अब तुमको ए माइनस लैम्डा आई बनाना था, तो लैम्डा और आई जो है सेम ऑर्डर का, तो 1001 इसको निकाल के हम लोग इसको सॉल्व करते तो मेरा 3 माइनस लैम्डा 5 -2 -4 माइनस लैम्डा। मेनली क्या होता है कि अगर हमको दिया रहता है तो सिंपल यही होता है कि ए माइनस लैम्डा आई मान लो दिया हुआ है, तो जो भी ए का वैल्यू है उसमें से लैम्डा माइनस कर दो यहाँ पर और नीचे में, और बाकी जो ए का वैल्यू में जो लिखा हुआ है उनको लिख दो। सिंपल ऐसा ही आ जाता है जनरल। तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो वो जब आ गया, अब इसका जो मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे, है ना, और इक्वल्स टू साइन जीरो करके। तो तुमसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, तो पहले अभी जीरो साइन ए निकालते हैं, इसको हम लोग पूरा वैल्यू निकालते हैं। तो इसको ए लैम्डा आई का जो है डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 ये और ये 5 और -2 आपस में हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है इसका वैल्यू जो है ए माइनस लैम्डा आई का वैल्यू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 आया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है पूछ रहा है, तो यही वाला कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला में जो दिया है यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मेरा। ठीक है, तो ये राइट दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि रूट भी पूछ रहा है ना। तो रूट निकालने के लिए हमको जो है लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको जीरो से करेंगे, तो इसी को जीरो से मल्टीप्लाई मतलब इक्वल्स टू साइन कर दिए, और इसको जीरो से करने के बाद इसको तोड़ के हम लोग लैम्डा का दो वैल्यू निकाले, -2 और 1 आया। तो इसी को आइगन वैल्यू बोलते हैं, तो वो -2 1 यहाँ पे आया है। तो ए और डी राइट है। बाकी में देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में यहाँ 4 मार रहा है, -2 है, ये हम लोग का आया नहीं है, तो ये रॉन्ग है। आइगन वैल्यू जो है 2 और 1, हम लोग का -2 और 1 आया। इसमें भी ये तो तुम्हारा उल्टा आया है ना, प्लस साइन यहाँ है, माइनस साइन है, और 1 और 2 तो -2 और 1 आया है। तो ये बी और सी नहीं होगा, केवल ए और डी होगा। तो अगर अभी आ जाए तो हम लोग ऐसा अब बना सकते हैं, अगर आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने को दे दे, है ना, तो हम लोग जो है इसको, या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने को दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम लोग इजिली जो है उसको बना सकते हैं। तो एक हो गया ये। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था तुमको इस पे, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन पे, है ना, दिया हुआ है तुमको। तो ये डिफरेंस इक्वेशन का तुमको प्रॉब्लम था। तो डिफरेंस इक्वेशन अगर तुमको पता है तो हम लोग को जान सकते हैं। तो डिफरेंस इक्वेशन का हम लोग पता है कि क्या होता है, तो हम लोग को इन जनरल फॉर्म डिफरेंस इक्वेशन एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी -1 + बी इस फॉर्म में होता है। और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग को होता है, दो सॉल्यूशन है ना। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू a⁻t क्या है, x0 माइनस b/1 - a और प्लस b/1 - a। ये कब हो रहा है, जबकि तुम्हारा a जो है नॉट इक्वल्स टू 1 है तब। और अगर x a इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, 80 तो हो ही रहा था, है ना, प्लस bt ऐसे ही कुछ आ रहा था ना, 80x0। ठीक है, हम लोग को ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो bt ये आ रहा था जब a इज इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग को इस सबसे अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं। हम लोग का मेन है कि इक्वेशन है, अब हमको जो है इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग निकाले थे, और उसका वैल्यू जो है होता है, वो होता है हम लोग का एक्स स्टार इज इक्वल टू b/1 - a। ठीक है, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में पहले हमको डिफरेंस इक्वेशन आना पड़ेगा। तो मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, QT। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। इससे सॉल्व करके फिर हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, XT इज इक्वल टू AXT-1 + B। तो उसको सॉल्व करके हम लोग PT इज इक्वल टू -PT-1 + 4 के फॉर्म में हम लेके आए। ठीक है, यहां से हमको पता चल रहा है कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। तो ये पता किया कि PT-1 है, तो ए की जगह पे यहाँ पे -1 है और बी की जगह पे 4 है। तो ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 3, ये हम लोग लेके आए। और b/1 - 1 में
पुट किए तो हमारा जो है एक्स स्टार का वैल्यू 2 आया, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू 2 होगा। तो पहला दोनों तो ये नीचे वाला दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब पहला दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि हम लोग निकाले एक्स स्टार इज इक्वल टू 2। अब बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस, तो हम तुम लोगों को 5 कंडीशन बताए थे कि अगर ए का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है तो हमको जो है कैसा होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना, स्टेबल होगा और नॉन ऑसिलेटिंग होगा, ठीक है। अगर ए का वैल्यू जो है -1, ए और 0 के बीच में है तो भी मेरा कन्वर्जेंट होगा, स्टेबल होगा और ऑसिलेटिंग, ठीक है। अगर ए का वैल्यू, अगर मेरा तुम्हारा ए का वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाए 0 से तो मेरा डाइवर्जेंट होगा, नॉन स्टेबल होगा, नॉन ऑसिलेटिंग। अगर ए का वैल्यू, है ना, छोटा हो जाए -1 से, ये 1 0 नहीं, यहाँ 1 हो, सॉरी, 1 से बड़ा हो, और ये होगा तो भी ये डाइवर्जेंट होगा, नॉन स्टेबल होगा और ऑसिलेटिंग होगा। ये कैसा ऑसिलेशन होगा, इसको एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव होते हैं, बोलते हैं ऑसिलेशन, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जब ए का वैल्यू -1 हो जाए, है ना, तब हमारे पास जो आएगा वो होता है तुम्हारा नॉन स्टेबल, कभी आएगा नहीं एक 0 पर, ठीक है। कन्वर्ज तो नहीं कर रहा है तो डाइवर्जेंट ही होगा, और ऑसिलेटिंग होगा। लेकिन ये जो ऑसिलेशन होगा, ये हमारा जो ऑसिलेशन होगा इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म, एक जैसा होगा। तो यहाँ पर ए टू दी का वैल्यू -1 है, इसलिए हमको ये जो है यूनिफॉर्म, चाहे स्टेबल ऑसिलेशन इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ये कि पे आके तुम्हारा चल रहा है। तो अलग अलग जो है यहाँ पर बना हुआ है, फाइनाइट ऑसिलेशन भी बोलते हैं इसको, इसको। तो ये -1 हो रहा है तब ये एक्सप्लोसिव बड़ा होते जा रहा है, जब ए का वैल्यू -1 से छोटा है, ये ए का वैल्यू बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, अनऑसिलेटिंग, बाहर चला जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब बाकी दो केसेस में ये कन्वर्ज करेगा, ये ऑसिलेट करके जब -1 और 0 के बीच होगा तो ऑसिलेट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, आके इसमें एक्स बार स्टार में चला जाएगा, या फिर तुम्हारा अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो कन्वर्ज करेगा। तो ये कंडीशन है, इसको याद रखने का है और उसी से तुम्हारा बनाने का है। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो -1 आया, तो इसीलिए फाइनाइट ऑसिलेशन होगा। तो पहले हम लोग ये दोनों काट दिए थे तो बच रहा था दोनों, तो उसमें से 2 वाला आंसर क्लियर। तो ये केसेस तुमको याद करना, यू हैव टू, कि अलग अलग केस में क्या होता है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। क्लियर है सर। अब ये हम लोग बनाए थे, तो इसमें बनाए थे क्या हम लोगों के पास कि 2 फ्रेंड्स है, उन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, दे कैन वॉच वर्ल्ड कप मैच और दिवाली शॉपिंग में जाना है। तो दिवाली शॉपिंग को हम डीएस लिख दिए हैं और वर्ल्ड कप वॉचिंग को जो है डब्ल्यू लिख दिए हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास नेस इक्विलिब्रियम है, एगो है कि दो है, क्या है। तो पहला चीज है कि देर इज नो नेस इक्विलिब्रियम। हम लोग देखते हैं कि अगर प्लेयर 1 जो है वो चूजेस दिवाली शॉप, तो अब प्लेयर 1 ये वाला है तो ये चूज कर रहा है कि दिवाली शॉप, तो अब हमको ये देखना है, इसी कॉलम को देखना है ना। अब अगर उस केस में प्लेयर 2
क्या करना चाहिए। तो अगर वो ये कर रहा है, तो अगर वो वर्ल्ड कप देखने जा रहा है तो उसको 0 मिल रहा है, और अगर वो दिवाली शॉपिंग करना जा रहा है तो वो 2 मिल रहा है। तो 0 से बड़ा 2 है ना, 0 से बड़ा 2 है, तो वो 2 को चूज करेगा, दिवाली शॉपिंग। तो जब ये प्लेयर 1 दिवाली शॉपिंग करने जा रहा है तो ये दिवाली शॉपिंग करेगा। अब मान लो प्लेयर 1 जो है, अब अगर वर्ल्ड कप देखने जा रहा है, इसको देखेंगे तो इस कॉलम में देखें, तो अगर वो प्लेयर 2 जो है दिवाली शॉपिंग करने आया तो उसको 0 मिल रहा है, और अगर वर्ल्ड कप देखेगा तो उसको 1 मिल रहा है। तो 0 से बेटर 1 है, तो वो क्या चूज करेगा, 1। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो दिवाली प्लेयर 1 दिवाली शॉपिंग कर रहा है तो प्लेयर 2 दिवाली शॉपिंग कर रहा है, और प्लेयर 1 वर्ल्ड कप वॉच कर रहा है तो ये भी वर्ल्ड वर्ल्ड कप वॉच कर रहा है। तो दोनों, तो इसका मतलब है कि प्लेयर 1 डज नॉट गॉट एनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, वो उसके हिसाब से बदल रहा है। फिर देख रहे हैं कि प्लेयर 2 क्या करेगा। तो प्लेयर 2 क्या करेगा, तो अब हमको देखना है प्लेयर 2 का क्या करना है, मतलब अगर प्लेयर 2 कुछ करेगा तो प्लेयर 1 क्या करेगा। तो अगर प्लेयर 1 दिवाली शॉपिंग करना चाह रहा है तो हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला चीज। इसमें प्लेयर 1 क्या करेगा, तो अगर ये प्लेयर 1 जो है दिवाली शॉपिंग करता है तो उसको 1 मिल रहा है, और अगर वर्ल्ड कप देखने जा रहा है उसको, तो उसको 0 मिल रहा है। तो 0 से बेटर 1, तो वो जब प्लेयर 2 दिवाली शॉपिंग करेगा तो वो भी प्लेयर 1 भी दिवाली शॉपिंग करेगा। अब प्लेयर 2 अगर जो है, तुम्हारा प्लेयर 2 जो है अगर वर्ल्ड कप देख रहा है ना, तो उस समय क्या करेगा ये प्लेयर 1, तो अगर वो दिवाली शॉपिंग करने जा रहा है तो उसको 0 मिल रहा है, और अगर वो वर्ल्ड कप देखने जा रहा था तो 0 से भला 2, तो वो क्या करेगा, वर्ल्ड कप देखेगा। तो अब ये भी क्या कर रहा है कि जब वो दिवाली शॉपिंग करने जा रहा है प्लेयर 2, तो ये भी दिवाली शॉपिंग कर रहा है, और अगर प्लेयर 2 जो है वर्ल्ड कप देखने जा रहा है तो ये भी वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। तो दोनों का ही डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन बात कर रहा है कि राजी जब कर रहा है कि अगर ये दिवाली शॉपिंग कर रहा है तो ये भी दिवाली शॉपिंग, और अगर ये वर्ल्ड कप देख रहा है तो ये भी वर्ल्ड कप, इसलिए इसमें दो नया से ये भी नया सीख लो कि अगर वो दिवाली शॉपिंग करेगा तो ये भी करेगा, और अगर वो वर्ल्ड कप वॉच करेगा तो वो भी करेगा। इसलिए देयर आर टू नया सीख लो, और इसका कुछ क्लियर। अभी अब बीच में अभी आएगा, अभी नया सीख लो मुझे नहीं समझ में आया ना, तो अभी वो वाला क्वेश्चन में भी पूछते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि टू यूटिलिटी फंक्शन यू एक्स एंड बी एक्स आर रिलेटेड बाय यू बी बी एक्स, है ना। तो यू जो है ऐसा है कि वो बी फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में आ गया, वेयर बी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, बी एक्स। तो बी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द सेम प्रेफरेंस एज बी एक्स, ठीक है। तो अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि इफ एफ डॉट is any monotonic transformation and uxy is a utility function that represent a particular set of preference, then fuxy इसके अंदर में जाएगा uxi is another utility function represent the same preference। तो मतलब कहने का मतलब है कि u bx का जो भी है ना, और bx का, है ना, bx यूटिलिटी फंक्शन का और bx का दोनों का सेम यूटिलिटी कर रहा है। तो यही इसी डेफिनेशन पे आ रहा है। अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन तुमको पता, तो डेफिनेशन पे ही है, तो इसका मतलब है कि दिस वन इज राइट। फिर बोल रहा है कि इफ टू फंक्शन रिप्रेजेंट द सेम प्रेफरेंस, द सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आर सेम। तो ठीक है, कंज्यूमर यूटिलिटी अगर हमको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो वो करेंगे, एंड द टू यूटिलिटी फंक्शन बट द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आर डिफरेंट। लेकिन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का जो है वो अगर ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो वो डिफरेंट बिल्कुल है, क्योंकि डायरेक्ट यूटिलिटी में तो डायरेक्ट x1 x2 डाला हुआ है, मतलब x और y डाला हुआ है, ठीक है। और वहां पे क्या डाला हुआ है, वो उसका प्राइस और तुम्हारा जो इनकम डाला हुआ है, तो वो तो डिफरेंट होगा ही ना। तो इसीलिए जो है ये भी जो है तुम्हारा दिस इज ऑल्सो राइट। फिर बोल रहा है कि इफ द लोकल नॉन सेटिएशन एजम्पशन ऑफ प्रेफरेंस इज सेटिस्फाइड, है ना, मतलब कि अभी हम पूरा ब्लिस पॉइंट पे, नॉन सेटिएशन मतलब हम ब्लिस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, any solution to the consumer utilitization problem satisfied the budget constraint will qualify। तो जब तक हम बजट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरा एक ब्लिस पॉइंट है,
कि यहाँ कहीं 20 पॉइंट है, इसको हम नहीं पहुंचे। तो इसके बीच में अब जितना भी बजट मेरे पास आ जाए, हम सब में ऊपर चलते जाएंगे जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई होने के बाद ना प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, कि उसके बाद में दिक्कत होगा। लेकिन जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, मेरा बजट बढ़ता जाएगा तो हम और डिमांड करते जाएंगे, यही चीज को बात कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। और लास्ट में बोलता है इफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बी एस इज होमोजेनस टू डिग्री जीरो, देन इट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन यू एक्स बी एक्स इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री वन। तो जब प्रेफरेंस सेम है तो डिग्री वन कैसे हो जाए? तो ये दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए इसका आंसर केवल एबीसी हो, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन का जो तुम्हारा जो होमोजेनस टू डिग्री जीरो होगा, तो ये भी होमोजेनस टू डिग्री जीरो होगा। ठीक है। देखो कैसे बोल रहा है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री जीरो और इन इनकम एंड प्राइस, तो वो जीरो ही होता है, वन मत कर देना उसको। तो इसलिए एबीसी जो है वो सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसको अभी भी समझने में? डेफिनेशंस याद रखना पड़ेगा, जो टर्म्स है उसका डेफिनेशंस याद रखना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम जो है बनेगा। नई डेफिनेशन है तो नहीं बनेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कंसीडर द कंज्यूमर चॉइस बेस्ड ऑन टू कमोडिटी सच एज एक्स, है ना, एज बिलोंग्स टू सम आर प्लस स्क्वायर। आर प्लस स्क्वायर का मतलब है कि ये आर जो है प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर। और स्क्वायर का मतलब है कि टू डायमेंशनल, मतलब है कि मेरा दो डायमेंशनल है। इसी इसी वाला, इसी को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट जो है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन का जो फर्स्ट बॉक्स है, इसी को मैं, दोनों पॉजिटिव है, इसी में बात कर। ठीक है। तो मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब है कि एक्स और वाई दो गुड, अगर तुम इसको मान के चल रहे हो तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर थे कि बात क्या कर रहे थे, कि हम लोग जो है ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ही ले। वेयर एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल कमोडिटी बंडल्स व्हिच कंज्यूमर कैन कंसीव, सपोज एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आर द डिफरेंट कमोडिटी बंडल्स एंड बजट सेट बी ऑफ ए कंज्यूमर कैन बी रिटेन है। तो बजट सेट में हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, तो जिसको हम लोग पी वन माने, अब और क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई पी टू माने, और क्वांटिटी ऑफ वाई। और ये जो है मेरे, जो तुम्हारा जो बजट है मेरा, मतलब जो मेरा इनकम है जिसको एम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो हम खरीद रहे हैं वो अपना जितना इनकम है उसको पूरा खर्चा कर दे तो खरीद ले, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ये। और या उसके लेस देन होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, मेरा इनकम है उससे ज्यादा तो हम सामान नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग लोन वोन नहीं ले रहे हैं कहीं से, तो अगर जनरल, तो ये मेरा इक्वेशन है। तो ये बोल रहा है कि यही इक्वेशन है, तो इक्वेशन को वही बनाया, उसी इक्वेशन को बनाया, एक्स वाई सेटिस्फाइड। द बजट सेट इज ओपन, बाउंडेड एंड कॉन्वेक्स सेट। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि क्लोज्ड और ओपन को क्या कर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन, अभी हम लोग पढ़े थे। क्लोज में एंड पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं और ओपन में नहीं कर रहे हैं। लेकिन बजट सेट में तो ये मेरा एंड पॉइंट है, तो ये लाइन के ऊपर जितना भी है सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं इंक्लूड। तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। तो ये ओपन जहां लिखा हुआ है वो सब नहीं हो सकता है, तो ओपन अब जो है पहला वाला जो है बाउंडेड का तो है, उसको हम नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन ओपन जो है ये पहला तो नहीं है, पहला यहाँ से आंसर है यहाँ। दूसरा बोल रहा है क्या, बाउंडेड, मतलब ओपन बाउंडेड, तो बाउंड भी किया हुआ है। ठीक है। तो इसका बट नॉट बाउंडेड है, ये भी खत्म। ये बाउंड का बाउंड्री तो लगा ही रहा है कि वो जो लास्ट वाला जो लाइन है। और तीसरा बात बोल रहा है कि कॉन्वेक्स सेट है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव सेट है, जो भी है तुम्हारा, ये हम लोग। तो कॉन्वेक्स सेट
बोल रहा है क्या, व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट, तो इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच एनी टू पॉइंट इन द सेट, है ना, अगर वो कंप्लीटली लाई करता है, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा सेट कि उसमें से अगर हम लोग दो लाइन खींचे किन्हीं दो पॉइंट में, तो वो उसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है, अब यहाँ से दो पॉइंट के बीच में लाइन खींचेंगे तो ये तो लाइन के बाहर हो गया उसका, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अब तुम बजट के लाइन के बारे में देखो, अब बजट में यही मेरा बजट है, ये ट्रायंगल, अब इसके बीच से कोई भी लाइन खींचो, सब तो अंदर ही रहेगा ना, बाहर तो नहीं रहेगा, ये दो भी पॉइंट। तो मतलब इसका एक्सट्रीम पॉइंट कब हो रहा है, कि जब तुम सब के सब एक भी गुड जो है वो एक्स का नहीं, तुम नहीं खरीदते हो और जीरो रहेगा, और ये, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट ये है। और दूसरा, तुम एक भी गुड वाई का नहीं तो सब एक्स खरीदते हो, दोनों पॉइंट है। अब इस दोनों को ज्वाइन करके और इसके बीच के जितने पॉइंट्स है, वो वहां से कहीं से भी तुम लाइन खींचोगे तो पार नहीं करने वाला। और ये तो तुमको ऐसे भी बताया है कि इसके ई लाइन के नीचे तो तुमको आना नहीं है, इस लाइन के इधर तो तुमको आना नहीं है, ऊपर तुम जा नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है इस ट्रायंगल में तो तुम जितना चाहो लाइन खींच सकते हो। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट। तो क्या हो गया, क्लोज्ड बाउंडेड कॉन्वेक्स। तो ये फोर्थ विल बी द राइट। ठीक है, नॉन कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, तो ये राइट हो। क्लियर है सभी को समझ में आ गया। बोल ही नहीं रहा है कोई। यस सर। मुंह में दही क्यों जमा लेते हो, तुम हाँ ना कुछ तो बोल सकते हो। अज्यूम ए कंज्यूमर चॉइस इज बेस्ड ऑन टू कमोडिटी। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, प्लस वही बता रहे हैं कि तुम्हारा एक्स और वाई जो है पॉजिटिव है, where X is a set of possible commodities which consumer can consider. तो monotonicity of principles implies a strong monotonicity but not the other way. तो monotonicity मतलब का इंक्रीजिंग, तो उसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, इधर से उस साइड में जा रहा है, उससे हम उसको प्रेफर कर रहे हैं, उससे इसको प्रेफर तो नहीं कर रहे हैं, वापस तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहला बात तो यहाँ पर यही जो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिसिटी, मतलब अगर हम वाई को प्रेफर कर रहे हैं एक्स से, तो फिर हम एक्स को वाई से प्रेफर नहीं ना कर सकते हैं, वाई को प्रेफर करते हैं, इसलिए अदर वे अराउंड आने का तो बात ही नहीं है। तो पहला तो ऐसे ही राइट। फिर बोल रहा है क्या, ए प्रेफरेंस रिलेशन इज मोनोटोन इफ फॉर ऑल कमोडिटी बंडल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, वाई इज ग्रेटर देन एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, देन द वाई इज एज गुड एज वीक, मतलब वीकली तुम्हारा ये इसको बोल रहा है। तो वो अगर तुम बोलोगे कि ये वीक का बात कर रहा है जो पहला वाला, तो बोल रहा है कि एजेंट प्रेफरेंस आर सेट टू बी वीकली मोनोटोन, ये पहला वाला वीकली का बात कर रहा है। इफ गिवन कंजम्पशन बंडल एक्स द एजेंट प्रेफर्स ऑल कंजम्पशन बंडल वाई दैट हैज मोर गुड्स। तो कहने का मतलब है कि वाई में जो है ना वो ऐसा है, 4 5 6 है, और एक्स में है तुम्हारा 3 4 5 है, ऐसा है, तो ये इसको प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये वहां पर जो देगा तुमको जो वीक वाला में, लेकिन वाई को तुम ऑलवेज प्रेफर करोगे एक्स से, ये वाला साइन होना चाहिए, नॉट कि दिस इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहला तो ये वाला हो रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग। दूसरा में भी बोल रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस का तुमको बात करें, स्ट्रांगली मोनोटोन, तो एजेंट प्रेफर सेड टू बी स्ट्रांगली मोनोटोनिक गिवन ए कंजम्पशन मतलब एक्स एंड वाई हैव मोर देन एटलीस्ट वन। तो कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू में तुम्हारे पास है 4 5 6, ठीक है, और x के पास है तुम्हारा ऐसा है, मतलब 4 5 और 5, तो एक गुड इसमें ज्यादा है 6, तो उसमें भी y प्रेफर्ड x हो, नॉट इक्वल्स। तो इसमें भी ये दिया हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो ये बी और सी नहीं है। और लास्ट बोल रहा है कि a preference which is locally non-satiated must follow monotonicity and a strong monotonicity। तो बोला कि हम satiated नहीं है, तो हमारा क्या होगा कि तुम्हारा monotonicity और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, इसमें strong भी रहेगा और दोनों रहेगा, है ना। अगर satiated नहीं है तो हम और चाहेंगे ही ना, तो इसलिए ये दोनों सही होगा, ए और डी ओनली। तो इसका आंसर होगा ए एंड डी।
क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉस्ट फंक्शन पे तुम्हारा पूछ रहा था, तो बोला कि कंसिडर प्रोडक्शन फंक्शन वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, where x and y are two inputs. If the respective inputs are given, prices are wx and wy, or wx is greater than wy, है ना, मतलब जो प्राइस ऑफ एक्स गुड इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ गुड वाई, है ना, उसको ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो अब इसमें करा कि कॉस्ट फंक्शन क्या हो। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो ये लीनियर फंक्शन, मतलब एक्स प्लस वाई तो लीनियर फंक्शन ऐसे ही होता है। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, अब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है डब्ल्यू एक्स है, और वाई का जो प्राइस है डब्ल्यू वाई है, और वाई एक्स जो बड़ा है। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का होता है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम लोगों को ना कॉर्नर सॉल्यूशन मिलता है कि ये दाम बढ़ेगा तो वो अगला ले लेगा, यहाँ से दूर देगा तो यहाँ हो, इसमें कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई, तो इसमें बोल रहा है कि अगर तो y तो हमको, अगर y को डब्ल्यू एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स इज ज्यादा है ना, इनपुट है, तो वो तो खरीदेगा ही नहीं ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन जो है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, डब्ल्यू वाई इंटू वाई, और ये तो जीरो ही हम ले रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो महंगा है, कुछ ज्यादा महंगा है, तो उसको तो लेंगे ही नहीं, कॉर्नर सॉल्यूशन ले लेंगे। तो डब्ल्यू वाई बाई वाई, तो इस पे जो है कॉस्ट मेरा क्या होगा, डब्ल्यू वाई बाई, तो दिस इज यू होता है। बड़ा क्लियर है, समझ में आया सबको? यहाँ हमको प्रोडक्शन फंक्शन से जानना है कि ऐसा कैसा हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होगा, तो हमको कैसा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन किसका बनता है, तो हमको सब्स्टिट्यूट का बनता है, तो उसके जगह उसको, और जहाँ सब्स्टिट्यूट होता है वहां पर कॉर्नर सॉल्यूशन, कॉर्नर मतलब ये सब वर्टेक्स पे, है ना, इस पे, और इसका महंगा होता तो सब उधर खरीदने चल जाते। ठीक है, तो ये ऐसा हम लोग इसको देखते हैं। तो उसका टू होगा। फिर एक और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तुमको, क्यू लेवल सी डब्ल्यू आर क्यू, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई अल्फा आर बाई बीटा, when w are the wage cost and rental cost of the two inputs of capital and labor, ठीक है, respectively. What would be the production function q of kl, है ना, तो बोलता है प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, वो कॉस्ट फंक्शन दिया, प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें तुमको सेफर्ड लेमा का यूज, सेफर्ड लेमा में क्या बोलता है कि अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव कॉस्ट फंक्शन का लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट प्राइस, ठीक है, तो तुम जो है इनपुट डिमांड फंक्शन तुमको आता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये कॉस्ट फंक्शन है, इसको अगर हम W और R के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो हमको जो मिलेगा, है ना, वो इनपुट डिमांड फंक्शन मिलेगा, कितना लेबर कितना कॉस्ट, और वही कितना लेबर और कितना कॉस्ट है, तो तुमको प्रोडक्शन फंक्शन में हमको चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, Q इज फंक्शन ऑफ K एंड L, तो कितना लेबर कितना एल मिल जाएगा, तो तुमको प्रोडक्शन तो मिल ही जाएगा ऐसे ही करके। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको क्या है, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किए डब्ल्यू सी डेल सी बाई डेल डब्ल्यू से, तो डेल सी बाई डेल डब्ल्यू से करेंगे तो इस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा जीरो हो गया, केवल क्यू बाई अल्फा बचेगा, तो क्यू बाई अल्फा बचा। उसी तरह के स्टार निकालने के लिए हम लोग जो है डेल सी बाई डेल आर से किए, तो आर से किए तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो टोटल जीरो हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये तो जीरो है हमारा, ये वाला जीरो हो जाएगा, बाकी बचेगा ये, तो आर से तो वन हो जाएगा, तो क्यू बाई बी, तो ये आया, और क्यू बाई आर है, और इसको जो है दैट इज एल स्टार, तुम्हारा जो इनपुट डिमांड मिल जा रहा है, इससे कंडीशनल या कंटीजेंट इनपुट डिमांड बोलते हैं, के स्टार। तो क्यू इज इक्वल टू एल तुम्हारा स्टार अल्फा, और क्यू तुम्हारा क्यू इज इक्वल टू के स्टार बीटा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्यू का फंक्शन आ गया तुम्हारा, ये क्या है, एक्स फिक्स्ड अमाउंट में लेके आ रहा है, एल स्टार प्लस अल्फा एल बीटा। तो ये परफेक्ट कंप्लीमेंट का केस में होगा, है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दोनों आ रहा है, तो इसलिए मिनिमम ऑफ अल्फा एल स्टार बीटा के स्टार है, तो दिस विल बी, ये होगा।
तो यहाँ पर ये सेफर्ड लेमा एक जानने का जरूरत था कि सेफर्ड लेमा होता क्या है। उससे हम लोग जो है इनपुट डिमांड निकालते हैं, और उसके बाद जो इनपुट डिमांड से जो है हम लोग जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्वांटिटी वो निकालते हैं। क्लियर? यस सर। एक और कॉस्ट फंक्शन का तुम्हारा दिया हुआ था। सपोज ए कॉस्ट फंक्शन W1 W2, मतलब कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ तुम्हारा W प्राइसेस ऑफ इनपुट्स W1 एंड द Y क्वांटिटी प्रोडक्शन, Y का फंक्शन। तो Y इज इक्वल टू W1 प्लस रूट अंडर W1 W2 प्लस W2 पूछ रहा है, एंड प्रोडक्शन फंक्शन Y विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, कैसा होगा, मोनोटोन होगा, कॉनकेव होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मोनोटोन मतलब क्या होता है कि मोनोटोन मतलब है कि जैसे ही मेरा जो इनपुट प्राइस इंक्रीज होगा, है ना, दो भी इनपुट का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, इनपुट्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा। दिस इज मोनोटोन। इसको बोल रहा है कि कॉस्ट फंक्शन इज मोनोटोन तब कहेंगे कि जब अगर उसके इनपुट का प्राइस इंक्रीज होगा, तो अगर W1 और W2 में का इंक्रीज हो रहा है तो उसको जो है तुम्हारा जो है कॉस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस्ट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन इनपुट प्राइसेस, ये निकालना है। तो इसके लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू W1 एंड W2। तो मोनोटोन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट फंक्शन जो भी दिया हुआ है y ब्रैकेट में W1 प्लस रूट अंडर W1 W2 प्लस W2, इसको जो है हमको डिफरेंशिएट करने का विथ रेस्पेक्ट टू W1 एंड W2। तो हम लोग करते हैं तो डेल सी बाई डेल डब्ल्यू एल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको तुम अगर कहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो y W1 प्लस तुम्हारा y रूट अंडर W1 W2 प्लस y W2, ऐसा लिख सकते हो। अब इसको विथ रेस्पेक्ट से करेंगे तो ये तो डब y बच जाएगा यहाँ पर, तो y लिख दिए। इसको करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये एक y तो रहेगा ही, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट W1 W2, और फिर W1 W2 में से करेंगे तो हमको जो है W2 बचेगा। तो ये हमको आएगा। ठीक है, और उसी तरह इसको भी करेंगे तो हम लोग 1/2 रूट W, तो यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं, हम करके नहीं दिखा रहे हैं। तुम लोग करना तो तुमको है ना, एग्जाम में यही थोड़ा ना आ रहा है। वो तो हम डिफरेंशिएशन जिसमें मैं सिखा रहे थे तो सिखाई दिया कैसे करते। तो 1/2 रिजल्ट केवल बता रहे हैं यार। तो रूट अंडर W1 W2 W1 y प्लस वाई आर। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर तुम देखो कि कोई नेगेटिव नेगेटिव साइन वाला कुछ नहीं है। W y से बढ़ रहा है 1। अब यहाँ W1 W2 बढ़ेगा तो सम पॉजिटिव अमाउंट कम से बढ़े, चाहे रूट के अंडर है तो कम ही से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो C तो बढ़ेगा ना, इसका तो बढ़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो आएगा दोनों ही केस, क्योंकि नेगेटिव कहीं पर नहीं है कि घटाने वाला उसको कम करने वाला कुछ। तो प्राइसेस W1 W2 का बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा ये बढ़ेगा ही, घटने का इसका कोई बात नहीं। तो इसलिए ये मोनोटोन है, पहला चीज तो ये सही है। उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए हम लोग वही बताया कि मैक्सिमम मिनिमा देखना पड़ता है। तो इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारा जो है ये y तो यहाँ पर जीरो के खत्म हो जाएगा, 1/2 का 1/2 रहेगा। अब ये जो रूट अंडर W2 W1 है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, दोनों के ऊपर है। तो ये जो इसको करेंगे तो हम यहाँ W1 हो जाएगा W, फिर जो है तुम्हारा जो है नीचे वाला, फिर W1 का हाफ इस पे रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, W2 का, तो W2 का जीरो हो जाएगा तो उसमें नहीं होगा, फिर माइनस आएगा, फिर और भी करके। तो यहाँ से जो है तुम्हारा नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है, उसको मतलब पूरा नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास भी समय नहीं था कि इसको तुम पूरा कर। तो ये नेगेटिव, ये काइंड ऑफ नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको करोगे तो नेगेटिव आएगा, तुम करके देखना बाद में प्रैक्टिस के लिए। तो दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो गया कि ये मेरा कॉन्केव हो रहा है इस तरह। तो इसमें जो है कॉन्केव है और कंटिन्यूअस, चूंकि हम लोग इसका डिफरेंशिएट द फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल आर कॉन्टिन्यूस। जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कंटिन्यूअस हो। तो सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो इट इज कंटिन्यूअस।
जैसे होमोजेनस फंक्शन है तो वो होमोथेटिक होगा ही होगा, ठीक है। होमोथेटिक है तो होमोजेनस होगा जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये होमोथेटिक तो ऐसे भी हो सकता है ना, a+b+10। अभी 10 तो बढ़ रहा है, इसको तो होमोजेनस में कुछ ये नहीं हो सकता, होमोजेनस ही नहीं हो सकता। तो सिंपल बात यही है कि जो इसमें भी वैसे ही है कि होमोजेनस फंक्शन होमोथेटिक है और होमोथेटिक होमोजेनस नहीं है। उसी तरह अगर जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस है, और जो कंटिन्यूअस है जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो कि नहीं हो। तो ये प्रॉपर्टी इसका जो है यहाँ पे काम आता है। तो इससे हम लोग जो है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस है। तो पहला ही जो है इसका जो है मेरा वो सही हो गया। बाकी नॉन मोनोटोन का ही नहीं हो गया, कॉन्वेक्स नहीं है, कंटिन्यूअस तो है ही, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपने आप में ही ये मैचिंग हो जाए, ठीक है, तो वन ही है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो तुम लोगों को आया था, ये तुम्हारा चॉइस है ना, अंडर अनसर्टेनिटी, ये वाला जो चैप्टर है उससे आया है ना, कि सपोज ए कंज्यूमर हैज यूटिलिटी फंक्शन समथिंग 10 रूट एक्स वेयर एक्स इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सपोज कंज्यूमर इनिशियल इंडोमेंट, मतलब उसके पास 50 रुपया है, इंडोमेंट जो उसके पास है, उसका सैलरी, उसके पास जो पैसा है उसको बोलते हैं। सपोज सी सफर्स ए लॉस ऑफ ₹25, उसको 25 रुपया घाटा होने का संभावना है, उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है, ठीक है, ऑफ ए रैंडम इवेंट। एंड सपोज सी पेज पी प्रीमियम और फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके लिए वो पी प्रीमियम देती है ना, दैट फुल्ली रीइंबर्सेस हर इफ सी सफर्स ए लॉस। तो अगर उसको लॉस होता है तो वो उसको जो है वो पूरा का पूरा पैसा वापस होता है, मतलब उस लॉस को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस लेती है उसमें पी प्रीमियम देती है। तो हाउ मच प्रीमियम पी शुड बी विलिंग टू पे टू इंश्योर अगेंस्ट द लॉस, तो कितना प्रीमियम जो है उसको देगी वो, कि वो मिनिमम मतलब जो है कि वो कि लॉस से बचने के लिए वो उसको देने को तैयार, ठीक है। प्रीमियम पी सी इज विलिंग टू पे, है ना। तो अब इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इनटू यूटिलिटी जो उससे मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम लोग बोलेंगे, और प्लस 1 - प्रोबेबिलिटी इनटू जो है तुम्हारा यूटिलिटी जब अगर उसको फेलियर हो जाए तब, उससे, ठीक है, अगर वो उसको नहीं मिले तो फेलियर हो जाए। तो ये तुमको निकालने का तरीका है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो उसका जो है कि उसको 25 रुपया का लॉस होगा वो 1.5 है, तो उसको लॉस नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। तो 1/2 और उसके बाद जो यूटिलिटी फंक्शन है 10 रूट एक्स, तो 10, और तो अगर लॉस नहीं होगा तो उसको कितना रहेगा उसके पास, तो 50, तो 50 यहाँ बोल दिए एक्स की जगह पे 50। और अगर लॉस होगा तो 1/2 लॉस का प्रोबेबिलिटी और रूट अंडर, अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉस कितना हो रहा है, तो 25 रुपया, तो 50 - 25, ठीक है। तो ये इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 50 √5, तो 25 √2 + 1। अब √2 का इस वाला में देखो कैलकुलेशन में ये सब बचने के लिए बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि अब √2 का वैल्यू तुम √2 नहीं निकालो, 1.414 तुमको पता है, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 तुमको पता है, इतना याद होता है, इतना। अगर जो हम एज ए स्टूडेंट हैं और रूट वगैरह कैलकुलेशन मेरे में है, तो हमको ये सब चीज तो याद रहता है। तो 1.41 पर से करेंगे, प्लस करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आसान हो जाएगा, तो ये 60.35 समथिंग है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जबकि वो इंश्योरेंस नहीं ले रही है तब, इंश्योरेंस नहीं ले रही है, अभी इंश्योरेंस का बात नहीं कर। अब अगर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जब वो इंश्योरेंस ले रही है तब विथ इंश्योरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 10। अब इस यूटिलिटी में क्या हो जाएगा, 50 में से वो 50 इंश्योरेंस के लिए जो पैसा होगा वो तुम उसको देना पड़ेगा, चाहे तुम ले रहे हो तो 50 - P हो जाएगा, प्लस हाफ 50 - P, तो यहाँ भी तो उसको वापस उतना प्रीमियम यहाँ भी देना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 25 रुपया वो हार रही है, लेकिन चूंकि वो प्रीमियम ले रहा था, ले ली है, तो 25 रुपया तो इसको वापस भी तो आया, इसलिए यहाँ पर 20 - 25 +20 ये है। क्लियर है, बात समझ में आया यहाँ पर।
विथ इंश्योरेंस वाले में। सर एक बार और ये वाला विथ इंश्योरेंस वाला बता दीजिए। विथ जब हम इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, 50 दे देंगे और 25 में मिलेगा, उसको निकाल दे रहे हैं सबका प्रोबेबिलिटी, यही ना जो यूटिलिटी फंक्शन में डाल के निकाल रहे हैं। अब अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मेरे पास जितना पैसा होगा, मान लो एक्स पैसा है, तो उसमें से 5 इसका प्रोबेबिलिटी है ना, मान लो ये पी का है, थोड़ा दूसरा लिख दो, मान लो टी, ठीक है, तो टी मान लो हम इंश्योरेंस में दे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ माई लूजिंग मनी, है ना, तो मेरा लूज मनी कितना होगा, तो एक्स और माइनस टी तो हम तो पहले ही कर रहे हैं, वो तो देना ही पड़ेगा, प्रीमियम दे रहे हैं तो हम उसके लिए तो देना ही पड़ेगा, प्लस हम अगर मान लो उसमें से x1 मनी लूज कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वाला तो हमको x1 वापस भी तो कर दे रहा है, तो बोल ही रहा है कि फुल्ली रिइंबर्सेस इफ शी सफर्स द लॉस। तो अगर x1 अगर हम लॉस करेंगे एक्स में से, तो x1 तो वापस भी तो हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस वाला दे देगा, क्योंकि हम टी तो दिए हैं इसीलिए दे रहे हैं ना। अब बात समझ में आए? यस सर। तो ये काम करेंगे हम, तो इसीलिए जो है मेरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विथ इंश्योरेंस जो है ये निकालेंगे, इसका वैल्यू जो है हमको, इसको काट कूट के जो भी करेंगे तो 1050 में। अब क्या है कि हम प्रीमियम कब जाम करेंगे, कि अगर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो हमको प्रीमियम नहीं ले रहे हैं, मतलब जब हम तुम्हारा क्या कहते हैं इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू तुम्हारा जो है जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसके बाद, उससे कम मिले या उसके बराबर मिले तभी ना, तो कम वाला को तुम लोग नहीं करते, बराबर में, तो इसको फिर उसके बराबर से इसको सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू 13.37। कि कहने का मतलब है कि हम क्यों ले रहे हैं इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस लेने के पीछे क्या है, कि हमारे पास दो गो सिचुएशन होगा, है ना, मेरे पास दो गो सिचुएशन होगा, कि या तो हम जो है इंश्योरेंस मेरे पास जब भी है, लॉटरी ले या न ले, इंश्योरेंस ले या न ले, ठीक है, तो अब अगर हम जो लेने हैं तो हमको तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, किससे कंपेयर करेंगे, कि हम जब इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे, तो जो हम इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे और उस समय हमको मिल रहा था कितना, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 60.35। अब ये 60.3 जो है ये बराबर या उससे कम अगर हो, मतलब ये जो मेरे को जो ऑलरेडी हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे वो कम है, और इंश्योरेंस लेंगे तो वो ज्यादा ना मिलना चाहिए, मतलब हमारा यूटिलिटी तो जब हम इंश्योरेंस लेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, ज्यादा ना होना चाहिए कि कम होना चाहिए, हम कुछ एक्स्ट्रा, ज्यादा होने से। अभी हम घर में बैठ के सो रहे हैं, ठीक है, तो हमको घर से बाहर खींच के, तो हम आराम कर रहे हैं, ठीक है, और हमको यूटिलिटी मान लो हम उसको बोल रहे हैं 100 है, घर में सो रहे हैं, ठीक है, अब हमको घर से बाहर खींच के तुमको लेके जाना है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि मेरा 100 कम, 100 से बड़ा, और नहीं तो कम से कम 100 के बराबर ही दोगे, तभी ना हम जाएंगे, कि 100 से कम दोगे तो हम जाएंगे, 100 से ज्यादा दोगे ना तब हम 100 से कैसे ज्यादा। जाएंगे, ज्यादा ही नहीं दोगे, या तो बराबर दोगे, अब नहीं कुछ रहेगा तो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो हमको 100 रुपया तो दोगे ना, कि जितना जो हमको मजा आ रहा है घर में 100 यूटिलिटी का मजा जो हम सो के उठा रहे हैं, हमको लेके जाने के लिए तुमको 100 यूटिलिटी तो दो ही ना, हमको खींच के ले जाने के लिए, तो वही चीज बोल रहा है कि उसको बड़ा होना चाहिए ये वाला प्रीमियम जब हम ले रहे हैं, या उसके बराबर होना है, तो मिनिमम हमको अगर इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा पी का, दैट इज द तुम्हारा जो है मैक्सिमम अमाउंट आई एम गोइंग टू पे, दैट इज द पे, ठीक है, उससे कम हम दे सकते हैं, उससे उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि इधर साइड है ना, इसीलिए हम इस साइड होता तो फिर दूसरा बात, तो दैट इज 13.37। क्लियर है, बात समझ में आया? तो रिस्क अंडर तुम्हारा जो रिस्क प्रीमियम जो हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा जो है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी का ये होगा, वहां पर इस चैप्टर को पढ़ लेने का, बताने का, उसमें रिस्क एवर्स पर्सन क्या कौन होता है ये भी जानने का, ये वाला चैप्टर अच्छा चैप्टर है। खैर, उसके बाद हम लोग का आया कि सपोज ये जो है चार थ्योरम है तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन का, उस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोला कि सपोज एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी,
देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट डी, इन ए बी के बीच में कोई पॉइंट डी है जहां पर वो मिनिमम है, ठीक है, और तुम्हारा कोई सी पॉइंट है ए बी के में जहां पर वो मैक्सिमम है, ठीक है, सो दैट एफ डी एफ एक्स जो है वो एफ डी और सी के बीच में है, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, और इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, द स्टेटमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें हम लोग चार जो क्लास में थे वो चार बोले थे कि तुम्हारा पढ़े थे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो हमारा जो है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमको क्या बोल रहा था कि अगर एफ एक्स कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, जो कोई भी क्लोज इंटरवल में ए बी में, और एफ एक्स जो है वो तुम्हारा जो है कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन। ओपन इज इंटरवल में क्यों डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि वो जो है एंड पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल है कि नहीं हमको पता नहीं है। तो उसके बाद बोल रहा है, उसमें बोल रहा था कि एन कोई नंबर है एफ ए और एफ ए के बीच में, एन कोई नंबर है जो एफ ए और एफ ए के बीच में। तो एफ ए मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी होगा, मान लो ये ए है, ये कोई बी है, और मान लो कोई फंक्शन मेरा ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो ऐसा है, तो मान लो तो ये मेरा एफ ए है, एन एफ बी है, तो बोला कि एन कोई नंबर है जो कि इसके बीच में है, ठीक है। तो हम ऐसा है कि जो एन कोई नंबर विच इज बिटवीन दिस, ठीक है, सच दैट देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी। तो ए और बी के नंबर में कोई एक नंबर सी होगा, या ये ए और बी है, इसके नंबर कोई सी होगा, है ना। वो जो है तुम्हारा ऐसा होगा कि वो उसका जो एफ सी करेंगे यहाँ से जो खींचेंगे इसके ऊपर, वो जो है तुम्हारा एन के बराबर होगा। एफ सी मतलब दिस इज एफ सी, दिस इज एन के बराबर होगा, ये बोल रहा है। अब इसमें भी तुमको यही बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है क्या कि कोई सी और डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट है जहां पे ये मिनिमा है, और कोई सी पॉइंट है जहां पे ये मैक्सिमा है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, इसमें मैक्सिमा है। अब बोल रहा है क्या कि कोई पॉइंट ऐसा, तो एफ एक्स ऐसा होगा, है ना, एफ एक्स जो है इन दोनों के बीच में पड़ेगा। यही तो रोज इंटरमीडिएट स्टूडेंट में तो यही बात बोल रहे हैं ना, कि ये वाला तुम्हारा जो है एफ डी है, ये वाला तुम्हारा एफ सी है, तो एफ एक्स इन दोनों के बीच में पड़ेगा, यही चीज तो बोल रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा था, इसी वजह से इंटरमीडिएट थ्योरम इसका आंसर होगा। बाकी तुमको लोगों को तो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है बताए क्लास में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसके बाद तुमको एक क्वेश्चन पूछा था बर्ट्रैंड डिओपोली का, है ना। तो वेयर टू फर्म्स प्रोड्यूस ए होमोजेनस, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, होमोजेनस एक ही प्रोडक्ट आलू बना रहा है। अज्यूम दैट मार्केट डिमांड कर्व y इज इक्वल, डिमांड कर्व क्या, y इज इक्वल टू, दोनों का मिलके हम लोग मीन वाला लिख रहे हैं, वन माइनस, ठीक है, where p is a relevant market price, y is total amount of demand at a person y1 and y2 are output levels of firm वन एंड टू। तो फॉर्म वन का वाई वन है और इसका वाई टू है, वाई वन प्लस वाई टू तो वाई होगा, ये तो पता ही होगा दोनों मिलके। तो ये तो अज्यूम दैट फर्म कॉस्ट फंक्शन इज दिस, तो कॉस्ट फंक्शन क्या बोल रहा है, तो सी वाई आई लिखा है, तो मतलब हाफ वाई यही लिखा, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द गेम्स आर एज फॉलो, तो बोलता है कि कॉस्ट फंक्शन है, बर्ट्रैंड का है, ठीक है, और रूल्स ऑफ प्राइसिंग बोल रहा है क्या कि ईच फर्म मस्ट साइमल्टेनियस कोट ए प्राइस बिटवीन इंटरवल 0 और 1। तो फर्म जो है 0 और 1 के बीच में, मतलब मैक्सिमम 1 कोट कर सकता है या 0 कोट कर सकता है, जिससे ज्यादा क्लोज इंटरवल मतलब 0 और 1 इंक्लूडेड है। if price of different if the price are different, the firm with the lower price sell all the units at that price। तो बोला कि अगर प्राइस डिफरेंट है, कोई 1 कोट किया कोई 0 कोट किया, हम ऐसे मान रहे हैं, तो दूसरा वाला एक फर्म वाला पूरा सेल कर देगा और दूसरा को कुछ। if quote the same price, they quote the same price, the amount demanded of that person is split equally between them। अब अगर तुम्हारा जो है सेम प्राइस कोट करता है, तो दोनों के बीच में इक्वली जो है अमाउंट जो है प्राइस विल इक्वली डिमांडेड विल बी एट दैट प्राइस विल इक्वली
between the two forms. What would be the Nash equilibrium and the quantities? पूछ रहा है क्वांटिटी और Nash equilibrium पूछ रहा है। तो सबसे पहले बर्ट्रैंड मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है हम लोग को पता है। बर्ट्रैंड मॉडल में क्या चीज का लड़ाई हो रहा है, आउटपुट का लड़ाई हो रहा है, प्राइस का लड़ाई हो रहा है, प्राइस का। प्राइस का लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा ना, तो प्राइस को फिक्स कर, प्राइस के लिए लड़ रहा है, प्राइस कहाँ फिक्स करे, तो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, तो इसीलिए वहां पर MC इज इक्वल टू P हो। ठीक है, अब इसका तुम P निकालो, C जो ये है तो उसका M तुम अगर निकालोगे क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, तो इसको क्या होगा, डेल C बाई डेल वाई, वाई ना है, तो वो हो जाएगा क्या हाफ, तो तुम्हारा हाफ हो रहा है ना, कॉस्ट क्या हो रहा है हाफ, तो मार्जिनल कॉस्ट हाफ हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू P, तो प्राइस इज इक्वल टू हाफ हो गया। ठीक है, तो प्राइस P1 P2 इज इक्वल टू हाफ, सिंपल, दोनों का प्राइस हाफ, ये तो पहला हो गया। और जब प्राइस हाफ है तो इसमें डालो तो 1 माइनस पी में, तो y क्या हो जाएगा हाफ, तो y बनाएगा कितना, y1 y2 दोनों मिलकर कितना बनाएगा, तो हाफ। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा प्राइस और क्वांटिटी हम लोग निकाल दिए। अब बोल रहे हैं कि नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बनाते हैं अपना जो नैश इक्विलिब्रियम बनाते थे जैसे वैसे ही। तो इसके पास क्या चॉइस है, ये क्या प्राइस कोट करेगा। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कौन है एक्स और वाई, y1 है ना, y1 और ऊपर में y2, ये प्राइस को क्या कोट करेगा 0 1, ये क्या प्राइस कोट करेगा 0 1, नहीं ना कोट कोट कर रहा है, बोल रहा है कि जब प्राइस जो है सेम है, प्राइस जो सेम है तो दोनों जो है क्वांटिटी को स्प्लिट कर देगा, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हो रहा है वो हाफ हो रहा है, तो अगर प्राइस सेम है तो इसको 1/4 मिलेगा। ठीक है, और तो यहां पर भी 1/4। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये जो है बोलता है कि प्राइस कोट करता है, ये 0 कोट कर रहा है प्राइस और ये 1 कोट कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो सारा के सारा जो है ये कमा लेगा हाफ, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये 1 कोट कर रहा है और वो 0 कर रहा है, तो सारा के सारा जो है वो कमा लेगा। समझ में आया कैसे हम लोग का पे ऑफ बन गया। यस सर। ठीक है ना, अब तुम निकालो उसी तरीका से कि क्या होगा नैश इक्विलिब्रियम का, जब ये प्राइस अगर मान लो, हम लोग पहले देखते हैं y1 का, तो y1 जो है वो क्या कर रहा है कि जब वो 0 प्राइस कोट कर रहा है, ठीक है ना, तो y2 क्या करे, तो y ये 0 कर रहा है, तो अगर ये 0 करेगा तो 1/4 मिलेगा, और अगर ये 1 करेगा तो 0 मिलेगा, क्या करेगा वो, जब y1 कोट कर रहा है 0 तो y2 क्या करेगा, 0 और 1/4 में कौन ज्यादा अच्छा है, 0। 0, वही 0 और 1/4 में कौन अच्छा है, 1/4। 1/4। उसी तरह अगर ये y1 जो है 1 कोट कर रहा है तो y2 क्या करेगा, 1/4 और 1/2 में कौन अच्छा है, 1/2। 1/2। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है कि ये कुछ भी करे, ये क्या कर रहा है प्राइस को 0 कर रहा है, तो उसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी है ना, ई y1 0 कर रहा था तो ये y2 1/4 कर रहा है, मतलब ये 0 कर रहा है, और y2 जब ये 1 कर रहा था तो भी ये 1 तुम्हारा 0 कर रहा है, तो ये भी 0 कर रहा है, तो दो उसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी, समझ गए, तो इसका मतलब है कि वो 0 ही खेलेगा। उसी तरह तुम देखो जब y2 जो है वो 0 कोट करेगा,
y2 जीरो कोट कर रहा है ना, y2 इज नाउ कोटिंग जीरो, तो y2 जीरो कट कर रहा है, तो जीरो और 1/4 में कौन अच्छा है, तो y1 क्या कोट करेगा, वो भी जीरो करेगा क्योंकि 1/4 इज बेटर देन जीरो। और y2 जब 1 कर रहा है कोट, है ना, तो 1/4 और 1/2 में कौन सा अच्छा है, तो ये भी करेगा कि भाई हमको तो 1/2 ही अच्छा है। तो ये दोनों किस में हो रहा है, तो ये दोनों जब है वो किस में आ रहा है उसका, जीरो में ना, तो ये जीरो ही कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो जीरो कर रहा है तो वो भी जीरो कर रहा है, तो इसका भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है जीरो खेलने का। तो तुम्हारे पास क्या है, नैश इक्विलिब्रियम यही आया, तो इट्स एज ए यूनिक नैश, यही नैश इक्विलिब्रियम, बाकी कोई सिचुएशन नहीं है। जो हम प्रिजनर्स डिलेमा में कराए थे ना, वो एकदम सेम सवाल है ये। वो प्रिजनर्स डिलेमा का ना पूछ के तुमको झूठ मूठ का नाम बदल दिया उसका जो है, तो तुम्हारा बर्ट्रैंड कर दिया है, और बात यही चीज डाला है, समझ गए, गेम थ्योरी है, इससे गेम थ्योरी। ये सब तो तुमको पता है ना, MC = P, तो नहीं तो परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, ठीक है। तो ये सब इससे निकालना कोई भी तो बचा वाला खेल है, ये ना मेन खेला, ये खेल रहा था इसमें। दिस इज द गेम, दिस इज द गेम ही वांट द एग्जामिनर वांट्स यू टू प्ले। अब तुम उसको बोलोगे बट रैंड है, बट रैंड है, तो बात यह था कि ये क्वेश्चन यहाँ पर तुमको गेम थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है, और आधा लोग का दिमाग तो मतलब अभी तक भी नहीं समझ पाया हुआ कि गेम थ्योरी है ना, वो बट रैंड कर रहा हो, ठीक है, दिस इज द गेम थ्योरी क्वेश्चन। और डोमिनेंट स्ट्रेटजी, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं करेंगे, तुम कुछ भी करो। तो यहाँ पर देखो इसको कि y1 जो है वो जीरो खेल रहा था, तो ये 1/4 ये जीरो खेला, y2 y1 1 खेला, तो भी y2 जो है 1/2 खेला, मतलब जीरो खेला। तो y1 चाहे जीरो प्राइस कोट करे चाहे 1 प्राइस कोट करे, y2 जो है सो जीरो प्राइस कोट करे। उसी तरह y2 जब जीरो कर रहा था, तो ये जब y2 जीरो कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, 1/4 मतलब जीरो कर रहा है। y2 जब 1 कोट कर रहा है, तो 1/4 और 1/2 1/2 कोट कर रहा है, तो ये वर्ड में तो किसी भी y2 कुछ भी कर रहा है, y1 जीरो ही प्राइस कोट कर, तो उसका भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। जब दोनों का डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो जाए, है ना, तब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, और वो ही नैश इक्विलिब्रियम 1/4 1/4। क्लियर है, बात समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो जाके वीडियो देखिए ना नैश की। तो ये हो गया तुम्हारा इन लोग का, और रहने दो। अब ये क्वेश्चन आया था गिनी कोफिशिएंट का, कि गिनी कोफिशिएंट में जो है कौन सा गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। अब जैसा कि हम तुम लोगों को बार बार कहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सबका विकीपीडिया एक बार ध्यान से देखो, सबका एक बार विकीपीडिया जरूर देखना, क्योंकि हम जब हम कर रहे थे तो हम जरूर देखते, ठीक है। तो अब तुम विकीपीडिया देखते तो तुमको ये फॉर्मूला दिखता मिलता है, ये वाला फॉर्मूला, ये 2n² x बार था, ठीक है। उसके बाद कहीं और गहन अध्ययन करने पर फिर मिला कि इफ द वैल्यूज ऑफ x आर फर्स्ट प्लेस्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो x का वैल्यूज को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, ठीक है, सच दैट ईट x हैज रैंक i, और ऐसा कि जब सभी x का रैंक i हो जाए तब जाके हमको ये फॉर्म में मिला, ठीक है। अब ये इससे मिलता जुलता, दिस इज द बेस्ट आई हैव फाउंड, इससे ज्यादा हमको जो है कहीं कुछ मिला नहीं कि इसका डेरिवेशन जो है हम कैसे करें। अब बाकी जो है जिसको डेरिवेशन करना, क्यों करना,
तो अब ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमको ये क्वेश्चन की तैयारी कभी कुछ नहीं हो सकती। ये हमको कहीं दिख गया, और मेरा हमको दिखता भी तो इतना ही दिखता, अगर हम गिनी कोफिशिएंट का निकालने जा रहे होते तो हमको दिखता भी तो यही वाला तक दिखता, इसके बाद दिखता भी। अब इतना एक मेरे पास इतना तो है नहीं किसी के पास कि हम गिनी कोफिशिएंट पे पूरा एकदम, तो गिनी कोफिशिएंट पे ही अपना जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वे ना, और चाहे हम रिसर्च मेरा गिनी कोफिशिएंट होता तो हम पूरा उसका जो है सारा कुछ जानते, तो अब सबके लिए तो संभव नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट यू कैन रीच ना, तो ये वाला आंसर ये आया है। अब कॉन्फिडेंटली तो हम भी एग्जामिनेशन में इसको नहीं बना के आते, थोड़ी क्या, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को की तैयारी नहीं की जा सकती, दिस क्वेश्चन इसकी तैयारी वाली नहीं हो सकती। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो बाकी सब जगह में नहीं करेंगे। तो मेरा तो वही, ये वो उन 10 क्वेश्चनों में है जिसको हम मान के चलते हैं, हम कुछ भी पढ़ के जाएं, कितना भी करके जाएं, ये कुछ क्वेश्चन तो हमसे नहीं बने, और वो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। बाकी जितने क्वेश्चन थे वो सब डुएबल थे, थोड़ी सी बुद्धि करने के बाद उसको बन सकते थे। बट दी क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा, ये तो अजीब था, हम इसको मानते हैं कि दिस इज डिफरेंट। तो लेकिन इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट आई हैव गॉट, इससे ज्यादा हमसे मिला नहीं। अब हम इसको बैठ के बनाए, अब इसको है कि यहाँ एक्स बार को हमको रिप्लेस करना था आई वाई एक्स आई, तो इसमें हो ही जाएगा समेसन ऑफ, और इसको समेसन ऑफ जो है तुम्हारा यहाँ से हमको जिसको निकालना होगा, समेसन ऑफ आई एक्स बार, है ना, ये वाला समेसन हम लोग जो है यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका वैल्यू जो है हमको n+1/n, ये अगर हमको आ जाता है तो देन माइट बी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अदरवाइज जो है, और इसके बटा में भी ये था, हो सकता था, तो बटा में भी n² x बार ऐसा कुछ है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से तुमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, n+1/, ये कटेगा तो n बच जाएगा, देखो बन जा रहा है, इसी से बन जा रहा है, हम उतना दिमाग नहीं लगाएगा कि बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसी ये वाला फॉर्मूला से ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे, तो काहे करेंगे हम, तब मेरा था नहीं, क्यों करेंगे, अब तो अंतर है तो मिलाने के लिए हम करेंगे, लेकिन हमको ये वाला तो याद होना चाहिए, तब इतना दूर तक हमको याद रहेगा तब। तो इसलिए ये होता है, तो यही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स और उसका तो हम लोग सॉल्यूशन जो है वो कर ही दिए हैं। तो अब जो है हम लोग का ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। सर कल थैंक कल यू। से